हम लोग देखते हैं मेथड कौन कौन से होते हैं कलेक्ट करने के। तो यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन में पीएच की स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे यूरिन एग्जामिनेशन के बारे में। यूरिन एग्जामिन कैसे कैसे किया जाता है और इसका इंडिकेशंस क्या होता है कि कब यूरिन एग्जामिन किया जाता है, इसके कितने मेथड होते हैं इसके यूरिन को कलेक्ट करने के लिए। अगर लैब में आप मौजूद नहीं हैं तो उस टाइम पे कैसे आप प्रिजर्व करेंगे, कौन से प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे उसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एक एक करके सब देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया नोटिफिकेशन जब भी आए तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं यूरिन को एग्जामिन करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले जो होता है रीनल डिजीज़। कभी भी अगर कोई भी रीनल डिजीज़ होता है तो उस कंडीशन में हम लोगों को यूरिन एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग टेस्ट करते हैं यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब टेस्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से फंक्शन जो किडनी में है, कौन से फंक्शन जो है डिसबैलेंस हुआ है जिसके कारण हमारे बॉडी में यूरिया या क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हुआ है। उसके बाद से कोई भी अगर इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूटीआई जिसको बोलते हैं, तो हम लोग यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं और कल्चर के लिए भेज देते हैं। एग्जामिन करने के बाद से कल्चर के लिए भेज देते हैं। उसके बाद से तीसरा जो इंडिकेशंस आता है उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि बॉडी में कितना अमाउंट में, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें कौन से अमाउंट कितना परसेंट प्रेजेंट है। अगर इंक्रीज्ड लेवल हो रहा है तो बॉडी में कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे में आरबीसी अगर ज़्यादा ब्रेकडाउन होने लगती है तो उस कंडीशन में बिलिरुबिन या यूरोबिलिनोजन का जो लेवल होता है इंक्रीज कर देता है बॉडी में। या डिटेक्ट करने के लिए हम लोग को यूरिन एग्जामिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यूरिन एग्जामिनेशन जब प्रेगनेंसी होती है तो उस कंडीशन में भी हम लोग यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें हम लोग बीटा HCG टेस्ट लगाते हैं। बीटा HCG एक हार्मोन होता है जिसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग यूरिन में और पता करते हैं कि प्रेगनेंसी हुआ है या नहीं हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स हैं। 24 आवर्स यूरिन के जो नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। जो 24 आवर यूरिन जो होता है उसका जो वॉल्यूम होता है 600 से 2000 ml होता है। जो कलर होता है पेल येलो अंबर कलर होता है। pH जिसका होता है 4.6 to 8 pH होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है 1.003 से 1.030 होता है। और ग्लूकोज का लेवल जो होता है वो 0.5 mg से कम होता है, यानी लेस देन 0.5 mg होता है। प्रोटीन का लेवल जो होता है लेस देन 150 ग्राम होता है। और यूरिया का जो लेवल होता है वो होता है 35 to 30 ग्राम होता है। और क्रिएटिनिन का होता है 14 to 26 mg पर kg होता है, यानी इसका जो लेवल होता है क्रिएटिनिन का वो kg के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जितना kg का वेट, जितना kg मतलब वेट होगा उसके अकॉर्डिंग उसका क्रिएटिनिन लेवल मेजर करते हैं हम लोग। जो यूरिक एसिड होता है उसका लेवल होता है नॉर्मल 24 आवर यूरिन में 250 से 750 mg होता है। यूरोबिलिनोजन जो होता है उसका लेवल जो होता है 0.5 to 4.0 mg होता है। और कीटोन बॉडीज़ का जो लेवल होता है 3 to 15 mg होता है। कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन कब होता है? जब बॉडी में ग्लूकोज की लेवल डिक्रीज हो जाती है या किसी कारणवश जो बॉडी होता है वो ग्लूकोज का यूज नहीं कर पाता है, उसके कारण कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। यूरिन में ग्लूकोज आता है कब? जब थ्रेशोल्ड जो ग्लूकोज का लेवल होता है वो पार हो जाता है। थ्रेशोल्ड जो लेवल होता है 180 mg पर DL होता है ग्लूकोज का लेवल, यानी जो ब्लड में 180 mg पर DL से ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज का लेवल तो हमारे जो यूरिन होगा उसमें ग्लूकोज आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम जो हमारा यूरिन में प्रेजेंट होता है 24 आवर्स यूरिन में वो होता है 40 से 220 मिली इक्विवेलेंट होता है, या ग्राम में देखें तो 3 to 4 ग्राम प्रेजेंट होता है। पोटेशियम जो होता है 25 से 125 प्रेजेंट होता है। और जो RBC होते हैं पस सेल होता है या एपिथेलियल सेल, पस सेल को ही हम लोग ब्लड में WBC बोलते हैं और यूरिन में हम लोग इसको पस सेल बोलते हैं। RBC होती है नॉर्मली हमारे यूरिन में RBC फाउंड नहीं होती है, ना ही पस सेल फाउंड होता है। एपिथेलियल सेल 1 से 2 दिख जाते हैं लेकिन ये दोनों जो होते हैं नॉर्मली फाउंड नहीं होते हैं। कभी कभी 1 से 2 ये भी दिख जाते हैं लेकिन नॉर्मल ये कंडीशन में सीन नहीं होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम लोग कलेक्शन के बारे में। तो इसका 2 टाइप से कलेक्शन किया जाता है, रेंडम और 24 आवर स्पेस में। रेंडम में ये होता है कि आप कभी भी यूरिन का सैंपल ले सकते हैं पेशेंट से, और 24 आवर्स में होता है कि आप मॉर्निंग में, जैसे मैं आज
मॉर्निंग में आप बोला गया है आपको, तो मॉर्निंग से आप सैंपल कलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे और अगले नेक्स्ट डे के मॉर्निंग तक आप सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसको लेबोरेटरी में आप ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक, इसमें भी कई टाइप से कलेक्ट किया जाता है, जैसे रैंडम है। तो रैंडम जो कलेक्ट किया जाता है अर्ली मॉर्निंग कर दिया जाता है, या कभी भी हम कर सकते हैं, लेकिन अर्ली मॉर्निंग जो करते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है। उसमें क्या होता है कि वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है और एसिडिक होता है पीएच उसका, और जो उसमें कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्रिजर्व्ड रहते हैं। जो मॉर्निंग का यूरिन होता है, जैसे कास्ट सेल्स हो गए और भी क्रिस्टल्स कुछ हो गए, वो उसमें प्रिजर्व रहते हैं। इसका जो यूज होता है रैंडम जो कलेक्ट करते हैं यूरिन, उसका यूज हम लोग रूटीन एग्जामिनेशन में कर लेते हैं फास्टिंग ग्लूकोज के लिए, और प्रोटीन, नाइट्रेट, प्रेगनेंसी, ये सब टेस्ट हम लोग कर लेते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी हम लोग इससे कर लेते हैं, बैक्टीरियल एनालिसिस भी इससे हम लोग कर लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि 24 आवर्स कलेक्शन में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे में ये 24 आवर कलेक्शन में हम लोग सबसे पहले कि इसमें जो कलेक्ट करना है सैंपल, वो आज मॉर्निंग से स्टार्ट करना है, तो कल तक हम लोग को कलेक्ट करना, कल तक मॉर्निंग तक कलेक्ट करना है, उसके बाद से ट्रांसपोर्ट करना है लेबोरेटरी में। और जो इसमें कंटेनर यूज होते हैं ब्लड यूरिन कलेक्ट करने के लिए, जो कंटेनर यूज होते हैं वो स्टेराइल यूज होते हैं, और वाइड माउथ यानी चौड़ा माउथ का कंटेनर यूज होगा। ठीक, और उसके बाद से जो इसका कैप होगा वो टाइट फिटिंग वाला जो कैप होगा उसको हम लोग यूज करते हैं इसमें। और जो इसको हम लोग 24 आवर यूरिन को जब कलेक्ट कर रहे होते हैं तो उसको हम लोग को ध्यान रखना होता है कि 2 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको प्रिजर्व रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें जो भी बैक्टीरिया या कुछ भी होते हैं तो वो ज़्यादा टेम्परेचर पाने की वजह से वो ग्रो करने लगते हैं। कलेक्ट करने के बाद से इमीडिएटली इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है लैब में ट्रांसपोर्ट करने के बाद से इससे हम क्वालिटेटिव टेस्ट लगा सकते हैं प्रोटीन और हार्मोन्स के लिए। हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट लगा सकते हैं 24 आवर्स यूरिन से। और आगे हम लोग देखते हैं मेथड कौन कौन से होते हैं कलेक्ट करने के। तो यहाँ पे अभी 2 मेथड्स बताए गए हैं जिससे हम लोग यूरिन कलेक्ट करते हैं। जैसे में एक बताया गया है मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन और कैथेटर स्पेसिमेन। मिड स्ट्रीम में क्या होता है कि कोई भी पेशेंट टॉयलेट में जाके मिड स्ट्रीम यानी जो इनिशियल जो यूरिन निकलता है उसको छोड़ के, और जो लास्ट में निकलता है उसको छोड़ के बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको कलेक्ट करना होता है। यानी जब स्टार्ट करता है यूरिनेशन करना स्टार्ट होता है तो कुछ देर बाद उसको कलेक्ट किया जाता है मिड वाला। ठीक, ये होता है मिड स्ट्रीम यूरिन। इसका जो यूज होता है वो ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए यूज होता है। इससे हम लोग केमिकल, माइक्रोस्कोपी और फिजिकल सब टेस्ट लगा सकते हैं। इससे हम लोग बैक्टीरियल एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, कल्चर भी लगा सकते हैं। और जो कैथेटर स्पेसिमेन होता है इसमें मेनली जैसे में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में कि कैथेटर से कैसे हम लोग स्पेसिमेन निकालते हैं। तो जिस पेशेंट में कैथेटर लगा होता है उसका जो यूरिन होता है वो कैथेटर से ही निकालना पड़ता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ब्लैडर में कैथेटर लगा हुआ है। जो पाइप होता है उसमें कुछ एक जगह होता है जहाँ से हम लोग नीडल से यूरिन को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं बॉटल में। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके प्रिजर्वेशन की, कि अगर आप लेबोरेटरी में प्रेजेंट नहीं है उस टाइम पे, या लेट सैंपल पहुंचा है शाम को, आप उस टाइम पे अनेबल हैं टेस्ट लगाने के लिए, तो उसको अगर प्रिजर्व करना है तो कैसे प्रिजर्व करेंगे ताकि कोई भी कंटामिनेशन ना हो। उसमें अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो उसका ग्रोथ ज़्यादा वेरी ना कर जाए, मतलब ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए बैक्टीरिया फंगस के, और भी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वेरी ना कर जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई भी यूरिन का सैंपल आता है तो उसको विदिन 2 आवर्स के अंदर हम लोग को टेस्ट लगाना होता है। अगर टेस्ट नहीं लगता है तो उसको 2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8 घंटे के लिए स्टोर कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर हमको स्टोर करना है तो हम लोग फॉर्मेलिन यूज़ करते हैं, फॉर्मेलिन और बोरिक एसिड। जनरली 2 प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाते हैं, बोरिक एसिड और फॉर्मेलिन। थाइमोल भी यूज़ किया जाता है लेकिन ज़्यादातर हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मेलिन और बोरिक एसिड। जो थाइमोल होता है वो इनहिबिट करता है बैक्टीरियल और फंगल के ग्रोथ को, यानी जो स्पेसिमेन में जो बैक्टीरिया और फंगस है बस उतना को ही रहने देता है, इससे ज़्यादा ग्रोथ इसमें नहीं होने देता है। अगर ग्रोथ हो जाएगा तो वेरी कर जाएगा, रिजल्ट हम लोग पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना इसमें बैक्टीरिया या फंगस प्रेजेंट थे। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब फिजिकली क्या क्या एग्जामिन हम लोग करते हैं। तो जैसे हम आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रिप द्वारा एग्जामिन किया जाता है, या कुछ टूल्स होते हैं उसके द्वारा हम लोग एग्जामिन करते हैं यूरिन को। तो जैसे में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। इसमें 3-4 हम लोग
एग्जामिनेशन करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे में वॉल्यूम हो गया, कलर हो गया, पीएच हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया और ऑर्डर हो गया, यानी उसका स्मेलिंग हो गया। जनरली इस टाइम पे हम लोग स्मेलिंग जो ऑर्डर होता है उसको अब हम लोग एग्जामिन नहीं करते हैं। पहले जो होता था उसको उसमें हम लोग को ये भी एग्जामिन करना पड़ता था कि कैसा उसका स्मेलिंग है। अब ये हम लोग एग्जामिन नहीं करते हैं। जनरली हम लोग वॉल्यूम, कलर, पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी यही हम लोग आज के टाइम पे एग्जामिन करते हैं। तो जो वॉल्यूम होता है वो 24 आवर्स की यूरिन में 600 से 2000 ml होता है एडल्ट में। अगर मोर देन 2000 ml पर डे हो गया, यानी एक डे में एक दिन में 2000 ml यूरिन से ज़्यादा अगर यूरिन पास आउट होने लग जा रहा है पेशेंट से, तो वो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीयूरिया। ये कंडीशन जो होता है वो मेनली डायबिटीज़ मेलाइटस में सीन होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस में एक्सेसिव यूरिनेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया, और डायबिटीज़ इंसिपिडस में होता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये ग्लूकोज के कारण होता है। इसमें जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस में। लेकिन जो डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है इसमें एडीएच एक हार्मोन होता है, उसके कारण ये जो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस होता है। इसमें भी एक्सेसिव यूरिनेशन होने लगता है, यानी यूरिन ज़्यादा पास आउट होने लगता है बॉडी से, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीयूरिया होगा। ठीक, उसके बाद एक और कंडीशन आता है जिसमें लेस देन 400 ml पर डे, 400 ml पर डे से कम होने लगता है अगर यूरिनेशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोयूरिया। इस कंडीशन में जो पेशेंट है उसका जो यूरिन पास आउट होता है पर डे वो लेस देन 400 ml होता है, यानी 400 ml से कम होता है यूरिन पास, तो उसको हम लोग बोलते हैं जब 400 से कम पास आउट होने लगता है यूरिन तो उसको हम लोग ओलिगोयूरिया बोलते हैं। ये जनरली फाइब्रिल स्टेट में होता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में होता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और डिहाइड्रेशन में ये मेनली सीन होता है। उसके बाद एक और कंडीशन आता है एन्यूरिया। इसमें क्या होता है कि जब पेशेंट के बॉडी से 100 ml पर डे यूरिन पास आउट होता है, यानी 100 ml से भी कम, 100 ml पर लेस देन 100 ml पर डे अगर पास आउट होता है तो उसको हम बोलते हैं एन्यूरिया। अब आगे हम लोग देखते हैं कलर्स के बारे में कि कौन कौन से कलर, अगर डिफरेंट कलर्स यूरिन का होता है तो कौन कौन से डिजीज़ हो सकते हैं। जो नॉर्मल कलर होता है वो पेल येलो अंबर कलर होता है, लेकिन अगर कोई पेशेंट है उसका जो यूरिन है कलरलेस है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया है कलरलेस है, ये मैंने डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को मिलता है जिसमें डाइल्यूटेड यूरिन होता है। जैसे मैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि डाइल्यूटेड यूरिन जो होता है एक्सक्रीट आउट। अगर यूरिन रेड कलर दिख रहा है तो उस पेशेंट को हिमेचूरिया और हीमोग्लोबिन यूरिया, पोरफायरिया और मायोग्लोबिन यूरिया हो सकता है। अगर डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर का यूरिन दिखता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया और मिलेनोमा बोलते हैं। और अगर ब्राउन कलर का दिख रहा है यूरिन तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबिन्यूरिया। इस कंडीशन में हमारा जो यूरिन का कलर जो होता है ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक, जब येलो कलर का जब यूरिन होता है तो वो हो जाता है कंसनट्रेटेड, यानी उसमें यूरिया का कंसनट्रेशन ज़्यादा रहता है, इसलिए वो येलो कलर में सीन होता है। जो भी सॉल्यूट्स होते हैं उसका कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है और वाटर की कंसनट्रेशन कम होता है, जिसको हम लोग कंसनट्रेटेड बोलते हैं, तो वो यूरिन येलो कलर का दिखता है। जब येलो, ग्रीन और ग्रीन कलर का यूरिन दिखता है तो बिलीवर्डिन का जो लेवल होता है इंक्रीज हो जाता है। उस कंडीशन में येलो, ग्रीन और ग्रीन कलर का जो यूरिन होता है दिखता है। डीप येलो और उसके साथ येलो फोम दिखता है तो उसमें बिलीरुबिन का जो लेवल होता है इंक्रीज रहता है। अब आगे बात करते हैं हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में पीएच की। पीएच का एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, तो जो पीएच का नॉर्मल रेंज होता है वो होता है 4.6 to 8.0 होता है इसका नॉर्मल रेंज। इसका जो टेस्ट होता है 3-4 मेथड से हम लोग इसका टेस्ट लगा सकते हैं। जैसे में फर्स्ट जो मेथड है उसको हम लोग लिटमस पेपर से हम लोग टेस्ट लगाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिटमस पेपर का यूज किया गया है। दूसरी जो चीज़ है वो पीएच इंडिकेटर पेपर होता है। पीएच इंडिकेटर पेपर में क्या होता है कि वो स्पेसिफिक पीएच के लिए कलर दिया गया रहता है और पेपर को जब डिप करते हैं तो उस कलर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग मैच करते हैं। सेम टू सेम लिटमस पेपर में भी होता है। इसमें क्या होता है कि एक पेपर होता है जिसको हम लोग यूरिन में डिप करते हैं, डिप करने के बाद से वो कलर चेंज होता है, जिसको हम लोग एक कलरफुल स्ट्रिप होता है उसको दिया गया होता है कि डिफरेंट कलर पे कितने पीएच होते हैं, तो उससे हम लोग मैच कराते हैं। जिस कलर पे मैच करता है वही हमारा पीएच होता है।
और आता है पीएच मीटर आता है, और रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रिएजेंट स्ट्रिप टेस्ट, उसमें क्या किया जाता है कि एक स्ट्रिप होता है जिस पे डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स को कोट कर दिया जाता है, और जब हम लोग यूरिन में डिप करते हैं तो वो कलर चेंज होता है, उसको हम लोग इस जो बॉक्स पे कलर दिया होता है उससे मैच कराते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग पीएच को मेज़र करते, पीएच का रिजल्ट देते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में, कि स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो नॉर्मल रेंज होता है 1.003 से 1.030 होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी उसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा 1.003 से 1.030 होगा नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम लोग यूरिनोमीटर और रिएजेंट स्ट्रिप मेथड से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक स्ट्रिप लिया गया है और उसको यूरिन में डिप करते हैं। डिप करने के बाद से वो कलर चेंज होता है कुछ देर के बाद से, 1 to 2 मिनट्स में चेंज होने के बाद से हम लोग उसके बॉक्स पे जो कलर दिया होता है उससे मैच कराते हैं, और जो कलर मैच करता है वही हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। अब हम आगे बात करते हैं, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा हो जाती है किसी भी यूरिन का तो क्या होता है। तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी कब सीन होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में और नेफ्रेटिक सिंड्रोम में और फीवर और डिहाइड्रेशन, इन सब कंडीशन में हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है यूरिन का वो इंक्रीज कर जाता है। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी कब होता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस और क्रोनिक रीनल फेल्योर में। क्रोनिक रीनल फेल्योर में लो स्पेसिफिक ग्रेविटी सीन होता है, और जो डायबिटीज़ मेलाइटस होता है उसमें ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, और नेफ्रेटिक सिंड्रोम में प्रोटीन यूरिया हो जाता है, यानी प्रोटीन का एक्सक्रीशन होने लगता है यूरिन के थ्रू। इस कंडीशन में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है हाई लेवल होता है।